हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नर्सिंग विद रिंकी में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो बुक में मॉडल पेपर दिया हुआ है, मॉडल पेपर 2 की हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं सोच रही हूं कि मैं बुक वाले मॉडल पेपर तो 2 ही हैं, मैं मॉडल पेपर 3 अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूँ उसके क्वेश्चंस को। देखो, अगर आप लोग कहते हो तो मैं मॉडल पेपर 3 अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कराने की सोच रही हूँ। खैर, अगर टाइम निकलेगा तो मैं सॉल्व करा दूँगी। अगर आप लोग चाहते हो मैं मॉडल पेपर 3 सॉल्व कराऊँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिख देना। वेलकम है आपका। एंड चलते हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन कह रहा स्टेशनरी चार्ज यानी कि स्थिर आवेश से, और बी ऑप्शन कह रहा हमारा मूविंग चार्ज से यानी गतिशील आवेश से, या फिर सी ऑप्शन कह रहा हमारा न्यूट्रॉन से, या फिर नन ऑफ दीज। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ये जो होता है ऑलवेज मूविंग चार्ज यानी कि जो गतिशील आवेश है, इससे क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गतिशील आवेश से क्या होता है? गतिशील आवेश से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ये बनता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट वाले जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट हमको याद ही होनी चाहिए। तो यूनिट पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट टेस्ला होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, टेस्ला। और हेनरी नहीं होगा, वेवर यहाँ पर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का होता है। न्यूटन जो होता है ये ऑलवेज फोर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मॉडल पेपर 3 अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बना के सॉल्व कराऊं तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद हम थर्ड नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कूलम्ब्स इज़ द SI यूनिट ऑफ। जो कूलम है ये किसकी SI यूनिट है? वोल्टेज की है या रजिस्टर्स की है यानी कि प्रतिरोध की है, या फिर चार्ज की है यानी आवेश की है, या फिर कैपेसिटेंस यानी कि धारिता की है? कूलम्ब हमारे चार्ज का होता है यूनिट, तो आवेश यहाँ पर यानी कि चार्ज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस किया हुआ है इस पे पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्टली बुक से मैंने पिक ली हुई है। तो अब हम हमारे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मतलब ये जो एग्जांपल्स दिए हुए इनमें से कौन सा होगा इन ऑप्शंस में? जनरेटर होगा, बैटरी होगी, या फिर ट्रांसफार्मर होगा, या फिर इंडक्शन होगा? तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है वो कौन होता है? वो होता है बैटरी। तो बैटरी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। तो ये बहुत बार PYQ रह चुका है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्ट होता है, यानी वास्तविक और उल्टा होता है। रियल एंड इरेक्ट होता है, यानी वास्तविक और सीधा होता है। या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, यानी आभासी और सीधा होता है। या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी आभासी और उल्टा होता है। तो प्लेन मिरर की बात की जा रही है, हमें प्लेन मिरर के द्वारा कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है ना, यानी कि आभासी और सीधा बनता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड होता है ना, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो भी है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है इसके अकॉर्डिंग, रेड के या फिर ग्रीन के या फिर येलो के या फिर वायलेट के, यानी लाल के, हरा के या फिर पीला के या फिर बैगनी के। तो वायलेट यानी जो बैगनी होता है इसका जो क्या होता है तरंग दैर्घ्य यानी कि जो लैम्डा होता है इसका कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से वायलेट यानी कि बैगनी करेक्ट होगा। काफ़ी लोग इसमें रेड भी लगा सकते हैं कंफ्यूज होकर, पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी इस क्वेश्चन में। तो चलो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आज को आपको क्वेश्चन ज़रूर दिख रहे होंगे पहले की अपेक्षा सही। तो 8 नंबर क्वेश्चन करा लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपियाइज। तो मायोपिया की बात हो रही, मायोपिया यानी कि जिसको नज़दीक का दिखाई देता है ना, दृष्टि दोष होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, नाडू, है ना, नाडू। तो यहाँ से जब आप एक ट्रिक याद रखेंगे नाडू, तो इससे क्या होगा कि जिसको नज़दीक वाला दिखेगा उसमें अवतल और जिसको दूर वाला दिखेगा उसमें उत्तल। तो यहाँ पर नज़दीक वाले की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, ट्रिक से जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो मैंने वैसे आपको बता दिया। बाकी अगर आपको वैसे याद है तो और अच्छी बात है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है और मुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाकर मुड़ जाता है ना, तो ये क्या कहलाता है, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, यानी कि परावर्तन कहलाता है, या ये रिफ्लेक्शन कहलाता है यानी अपवर्तन, या फिर ये डिस्प्रेशन कहलाता है यानी विवर्तन, या फिर स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। तो ये अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देन हम पढ़ते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच लॉ इज रिलेटेड ऑफ रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम कौन सा है। न्यूटन का नियम बिल्कुल नहीं, न्यूटन्स लॉ, ओम्स का लॉ तो बी और आई के बीच है ना। उसके बाद स्नेल लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो स्नेल का नियम भी हम करेक्ट मानते हैं, लेकिन जब यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है तो हम इसको ही करेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अ साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो देखो जो साउंड होता है ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में क्या करता है, इस माध्यम में चलता है, लेकिन जो वो वैक्यूम होता है ना, जो वैक्यूम होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं निर्वात में ध्वनि कभी नहीं चलती, और इसको जीएस सर ने पढ़ाया हुआ है हमारे बैच में वैसे भी। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यानी 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। तो देखो जितने भी हमारे यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैप्टर्स हैं हर किसी न किसी टॉपिक से कोई ना कोई यूनिट निकल ही जाता है। तो आवृत्ति का मीटर नहीं होता, मीटर क्या होता है दूरी का होता है, हर्ट्स जूल जो होता है वर्क का होता है, न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है। तो हर्ट्स यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और भारत में कितने हर्ट्स, 15 हर्ट्स का यूज़ करते हैं हम, तो ये भी था 15 हर्ट्स का आवृत्ति होती है भारत में। उसके बाद हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी मोर देन। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति यानी कि क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो कितना होता है, 20 हर्ट्स होता है, 200 हर्ट्स होता है ना, 2000 हर्ट्स होता है, या फिर इतना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो यही करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन। इतने होता है हमारा हर्ट्स होता है, इतना हर्ट्स क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है ना। उसके बाद इको इज़ हर्ड ओनली इफ़ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीच द
ईयर आफ्टर। क्या कह रहा है, प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब प्रवर्तित ध्वनि कान में पहुंचती है। तो कितने सेकंड से पहुंचती, तो ये अभी हमारे बैच में कल पढ़ाया गया था और ये बहुत इजी क्वेश्चन है बी। इससे जब 0.1 सेकेंड होता है तो प्रतिध्वनि क्या होती है, कान में हमारे पहुंचती है। तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ का, यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और मॉडल पेपर 3 जब मैं लाऊंगी तो उसमें इजी टू मॉडरेट दोनों लेवल के क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ लाने की। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी फ्लोट्स ऑन वाटर व्हेन, कोई वस्तु पानी में कब तैरती है। ठीक है, और कह रहा है इफ इट्स वेट इज मोर देन वायोंट फोर्स, यानी उसका जो भार होता है अपसारी बल से अधिक हो। उसके बाद बी ऑप्शन कह रहा है इट वेट इज लेस देन वायोंट फोर्स, यानी उसका भार अपसारी बल से कम हो। कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा। उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा इट्स वेट इज इक्वल टू वायोंट फोर्स, यानी इसका भार अपसारी बल के बराबर हो। तो कोई वस्तु पानी में कब तैरेगी, जब उसका भार अपसारी बल के बराबर होगा। ज़्यादा होगा तो तली में बैठ जाएगी, जब बराबर होगा तभी तभी तो तैरेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज बेस्ड ऑन, जो प्लवन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, उत्प्लावन है ना। उसके बाद न्यूटन्स के लॉ पर, या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, या फिर बर्नौली थ्योरम पर, या फिर पास्कल के लॉ पर। यानी न्यूटन के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, या बर्नौली के प्रमेय पर, या फिर पास्कल के नियम पर। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल जो हैं, यानी कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इस पर ये बेस्ड है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पास्कल्स लॉ इज रिलेटेड टू। तो पास्कल का नियम किससे संबंधित होता है, प्रेशर इन फ्लूइड यानी कि तरल में दाब से, या फिर टेम्परेचर से यानी तापमान से, या फिर करंट इन वायर तार में धारा से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से। तो पास्कल का नियम जो संबंधित होता है फ्लूइड से, प्रेशर इन फ्लूइड यानी कि तरल में दाब से संबंधित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीट फ्लोज फ्रॉम, हीट कब यानी कि ऊष्मा यानी हीट कब प्रवाहित होती है, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में यानी कोल्ड टू हॉट बॉडी, या फिर हॉट टू कोल्ड बॉडी, या फिर बोथ वेज, या फिर डज नॉट फ्लो, यानी कि ठंडी वस्तु से गर्म में, या फिर गर्म वस्तु से ठंडी में, या दोनों दिशाओं में, या प्रवाहित नहीं होती है। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होती है, यानी कि हॉट टू कोल्ड बॉडी में ऑलवेज क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा ये नंबर का क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज एसआई सिस्टम, यानी एसआई प्रणाली में तापमान का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। ये सबको पता है और इसको इसलिए मैंने फास्ट बता दिया क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, इसको डायरेक्टली हमको लर्न कर लेना है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, केल्विन। देन हम बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग इज ड्यू टू, ठोसों का ऊष्मा से प्रसारण किस कारण होता है, तो घनत्व में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डेंसिटी, या फिर इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन यानी आणविक कंपन में वृद्धि, या फिर डिक्रीज इन प्रेशर यानी दाब में कमी, या फिर नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो होगा यहाँ पर करेक्ट बी ऑप्शन, आणविक कंपन में वृद्धि, है ना, इंक्रीज इन मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं हमारे मॉडल पेपर में, और फिजिक्स के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे मॉडल पेपर में। तो चलो डियर फ्रेंड्स, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज, सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है वाटर का,
तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 22 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, विच वन इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अक्षय स्रोत पूछ रहा है ऊर्जा का। तो रिन्यूएबल के बारे में पूछ रहा है, तो कोयला होगा या फिर पेट्रोलियम होगा या फिर विंड होगा या फिर नेचुरल गैस होगा, यानी कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, पवन होगा, प्राकृतिक गैस होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पवन यानी कि वायु, जिसको हम विंड यानी कि वायु बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करा, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय। तो नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कंब्यूशन से, फ्यूजन से, या फिर कंडेंसेशन से, या फिर फोटोसिंथेसिस से। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा बी ऑप्शन करेक्ट, विखंडन से यानी कि फ्यूजन से, फिजन से, है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 24 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं है। तो किलोवाट बिल्कुल है, कैलोरी भी है और जूल भी है। तो वॉट नहीं होता एनर्जी का, वॉट जो होता है पावर का होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब हमारे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, देन हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग होती है, ये पूछा जा रहा है। जिंक, आयरन, मरकरी, सिल्वर, यानी कि जिंक, लोहा, पारा, चांदी। तो मरकरी का यूज़ किया जाता है, यानी कि पारे का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, जल का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। ऑक्सीकरण और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ऑक्सीजन और क्लोरीन, यानी कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 टाइम्स तो H है एंड 1 टाइम एक बार जो है O है ना। तो यहाँ पर ऐसे होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही करेगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कौन एक कार्बनिक यौगिक है इनमें से, सोडियम क्लोराइड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर मेथेन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो 27 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। तो कौन कंपाउंड की बात पूछी जा रही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्या है, ये एक मेथेन है ना, मेथेन। तो मेथेन यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज़, ओजोन की परमाणविकता कितनी होती है। तो पहले ओजोन का सूत्र होता है O3, और किसी भी तत्व में जितने उसकी संख्या होती है वही उसकी परमाणविकता होती है। तो 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ Na2 लिखा है, तो इसकी एटॉमिसिटी यानी परमाणविकता 2 हो जाएगी। जितने टाइम ये रहेगा वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो 28 का सी नंबर क्वेश्चन करेक्ट होगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर H2 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिड रेन इज़ कोज्ड बाय, यानी अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा 13 का जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोसेस इज़ यूज्ड टू सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम वाटर।
जल से अल्कोहल को पृथक करने की विधि है? फिल्ट्रेशन है, डिकेंटेशन है यानी अपवाहन है, या डिस्टिलेशन है, या फिर सब्लिमेशन यानी उदातीकरण है? तो 31 का हमारा सी नंबर करेक्ट होगा। आश्वन है या फिर, है ना, आश्वन है, डिस्टिलेशन है। ठीक है, तो देखो इन सब क्वेश्चंस को मैं करवा देती हूँ टिक। आप इन सब क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लगाओ मेरे साथ साथ, तो आपको पता चलेगा। तो लास्ट में आप लगाने के बाद 120 में आपके कितने करेक्ट हुए मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। उसके बाद हम पहुँच गए 32 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी, यानी कि विमानों के पुर्जों को बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग होती है? कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड या फिर आयरन? तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। देन हम 33 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरी? तो जो कार होती है उनकी बैटरी में कौन सा एसिड यानी कि कौन सा अम्ल यूज़ किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस और जितने बहुत बेसिक क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी? अम्लता के लिए कौन उत्तरदायी आयन है? तो अम्लता के लिए कौन उत्तरदायी आयन है? तो H है ना, H+ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो बेकिंग सोडा है और जो वॉशिंग सोडा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब का फॉर्मूला। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक? कौन उभयधर्मी है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, जिंक ऑक्साइड है, या फिर CO2 है? तो 36 का कौन सा सी ऑप्शन होगा? जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है ना, एम्फोटेरिक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन करा द लाइटेस्ट गैस इज? तो इनमें से कौन हल्का होगा? तो हल्का तत्व कौन होता है? जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब हल्के गैस होते हैं ना। हीना, नीना, करीना यानी कि अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस जो हमारा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन या हीलियम में से हमको चूज़ करना। पहले हाइड्रोजन होता है क्योंकि हाइड्रोजन से पहले कोई अणु ही नहीं होता। हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु क्रमांक, तो सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ मोलर मास इज? मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? मोल पर ग्राम होती है। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड, 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? तो कार्बन का अपर रूप पूछा गया। हीरा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो हीरा होता है, फुलरिन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ हीरा दिया हुआ है तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंस विच? इलेक्ट्रोलाइट हुए पदार्थ होते हैं जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाह करते हैं, या फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इक्वस स्टेट यानी द्रवित या जलित अवस्था में विद्युत प्रवाह करते, या फिर सी ऑप्शन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिविटी उस यानी कि जो विद्युत प्रवाह नहीं करते। उसके बाद और ऑलवेज एसिडिक जो हमेशा अम्लीय होते हैं। तो कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस? तो 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो देन यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रवित या जलीय अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेस्ट टर्न्स रेड लिटमस टू?
यानी जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, तो लाल को नीला कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं ना, रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज इन्वॉल्व, रासायनिक अभिक्रिया हमेशा शामिल होती है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, या फिर चेंज इन एनर्जी यानी ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर चेंज इन टेम्परेचर और तापमान में परिवर्तन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस यानी नए पदार्थ का निर्माण। तो यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण करेक्ट होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया हमेशा नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यानी 43 नंबर के क्वेश्चन पे। 43 नंबर का क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल यानी कि कौन जैव अपघटनीय है। प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है, एल्यूमिनियम फॉइल है। तो एल्यूमिनियम की पन्नी यानी कि, तो कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ये बायोडिग्रेडेबल है यानी कि ये पेपर यानी जिसको हम कागज़ बोलते हैं ये जैव अपघटनीय है। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का, आयोडीन का, डेटॉल का, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी का। तो एंटीसेप्टिक के रूप में हम सबका यूज़ कर लेंगे। एल्कोहल दिया होता तो सही रहता, लेकिन यहाँ डेटॉल और आयोडीन दिया है, इन सबका यूज़ किया जाता है। उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन इज, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेथ एथ प्रोपब्यूट ऐसे करके हमको पता होता है, मेथेन का तो सबको पता है CH4 होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मेथेन या फिर O3 यानी कि ओजोन। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयरन, किसमें लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में, इंसुलिन में, विटामिन सी में, या फिर ग्लूकोज में। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, निम्न में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ वुड या फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जहाँ जलने की बात होती है वहाँ अक्सर रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो बर्निंग ऑफ वुड, क्योंकि लकड़ी जल जाएगी तो इसका नया रूप बन जाएगा और नए रूप में बनेगा राख, और राख फिर लकड़ी नहीं बन सकती है ना। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हमारा यही वाला ऑप्शन होगा जो मैंने आपको बताया, है ना, जो मैंने आपको बताया यानी सी ऑप्शन। देन हम बढ़ते हैं हमारे आगे, और अब आ चुके हैं हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, वनस्पति की किस भाग का प्रजनन में यूज़ होता है, तो बिल्कुल फ्लावर का यूज़ होता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ग्लैंड इज नोन द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको हम कहते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द सेल। तो कोशिका में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहलाती है। उसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन करा, द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर। तो 4 चैम्बर होते हैं। वैसे ये सब क्वेश्चन बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है। मैं मॉडल पेपर 3 अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पक्का करवाऊंगी, और उसमें मॉडरेट लेवल के 1 लाइनर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन करा, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव इम्पल्स, न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत को ग्रहण करता है, तो माइलिन शीथ हो जाएगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे 54 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, कह रहा है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो प्लाज्मा कहलाता है। तो मैं फटाफट टिक लगवाती चली जा रही हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद विच ऑर्गन प्यूरिफाइड ब्लड इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में ब्लड कौन प्यूरिफाई करता है, गुर्दा, किडनी करता है रक्त को शुद्ध। उसके बाद 56 कह रहा है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो फैलोपियन ट्यूब यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉडल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में सेम क्वेश्चंस ज़्यादातर दिए हुए हैं बायोलॉजी के, लेकिन चलो अभी मैं सॉल्व करा दे रही हूँ। क्या करा, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानो में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड ह्यूमंस, तो 12 पेयर रिब्स पाई जाती है, यानी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। उसके बाद करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो कार्टिलेज क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, यानी कि उपास थी। इसके बाद हम 60 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन के लिए ऑक्सिन रिलेट होता है, यानी कि पादप हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सिन। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, तो सलाइवा में पेप्सिन पाया जाता है, यानी लार में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद 62 द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो सेरिबैलम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या होता है, मस्तिष्क का भाग होता है संतुलन और समन्वय के लिए। देन हम पढ़ गए हमारे 63 नंबर क्वेश्चन करा, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन का यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98, और डिग्री सेल्सियस में होता है 37। ठीक है, इसके बाद हम फास्ट पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 64 का, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, शरीर से चयापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दिस इज एक्सक्रिएशन, या फिर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, या फिर सर्कुलेशन। तो अपशिष्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद हम 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट हाउ मेनी बोन्स, यानी मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड, यानी कि रक्त को लाल रंग कौन देता है, तो हीमोग्लोबिन देता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 67 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरी वाटर फ्रॉम रूट टू अदर प्लांट, यानी कि जल को जड़ के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम या फ्लोएम, तो जाइलम जल को पहुंचाता है, तो जाइलम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन करा, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, यानी जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि एरोबिक प्रोसेस में होता है। देन इसके बाद हमारा 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा, विच स्ट्रक्चर इन प्लांट्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, यानी कि वनस्पति में गैसीय विनिमय संरचना है, जड़रोम है, यानी कि रूट हेयर है, या फिर क्लोरोप्लास्ट है, या फिर स्टोमेटा है, या फिर लीफ वेन है ना, तो कौन है जो वनस्पति में गैस को आदान प्रदान करने में उत्तरदायी संरचना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो स्टोमेटा होता है, इससे गैस का आदान प्रदान होता है। फिर इसके बाद हमारा 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कान का कौन सा भाग सहायक है, तो यहाँ पर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज कोक्लिया, सेकंड ऑप्शन यूस्टेसिनियल ट्यूब, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, या फिर ईयर ड्रम, यानी कि कान के पर्दे। तो 72 नंबर क्वेश्चन वैसे होगा सी ऑप्शन, उतना इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं पता, बट सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो करेक्ट मैंने लगा दिया। देन इसके बाद हम पहुँच गए 69 पे, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया था, क्योंकि पहले 70 आता है, 1 आता है, 2 आता है, इसके बाद 69, तो पहले 69 वाला सॉल्व करना था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर करा, कौन सा रक्त सार्वभौमिक ग्राही होता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन होता है, तो ए बी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो सबका ब्लड ले सकता है ना, वो होता है सार्वभौमिक ग्राही, और जो सबको ब्लड दे सकता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 70 नंबर क्वेश्चन करा, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टिव बाय न्यूमोनिया, यानी न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को, यानी लिवर को, हार्ट को, यानी हृदय को, लंग्स को, यानी फेफड़े को, या फिर किडनी, यानी कि गुर्दे को, तो फेफड़े को ये इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को ये इफ़ेक्ट करता है।
तो यहाँ पर हम हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ पे पहुँच चुके हैं। बहुत जल्दी हम हमारे 120 क्वेश्चंस को यानी कि 120 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा अ नर्स मस्ट मेंटेन अ रेपोर्ट विद, यानी कि नर्स को किसके साथ अच्छा संबंध यानी कि रेपो बनाए रखना चाहिए। तो ओनली डॉक्टर्स, केवल डॉक्टर के साथ, या फिर ओनली सुपरवाइज़र, केवल सुपरवाइज़र यानी जो वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ, या फिर पेशेंट एंड को वर्कर्स जो हैं कोवर्कर्स मरीजों के साथ और सहकर्मियों के साथ, या फिर केवल रिलेटिव के साथ यानी कि रिश्तेदारों के साथ। तो किसके साथ अच्छा रेपो बनाए रखना चाहिए एक नर्स को? मरीजों के साथ यानी पेशेंट के साथ और वहाँ के जो सहकर्मी हैं उन सबके साथ अच्छा व्यवहार रेपो बनाए रखना चाहिए एक नर्स को। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ दीज इज़ एसेंशियल इन नर्सिंग एथिक्स, नर्सिंग नैतिकता में कौन अनिवार्य है? लाइंग यानी कि झूठ बोलना अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदार और निष्ठा, यही सही है। गपशप करना यानी कि गोसिपिंग करना, या फिर पार्टिलिटी करना यानी कि पक्षपात करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके हैं, जो कि कह रहा है कि अ नर्स शुड वियर यूनिफॉर्म दैट इच, तो नर्स जो होती है कौन सा यूनिफॉर्म पहनती है यानी पहनना चाहिए? डर्टी एंड कलरफुल, गंदा और रंगीन, या फिर क्लीन एंड प्रोफेशनल, या फिर पर्सनल स्टाइल में, या फिर फैंसी एंड शाइनी में? तो बिल्कुल साफ और पेशेवर यानी कि क्लीन एंड प्रोफेशनल जो है कपड़े पहनना चाहिए, ज़्यादा फैशनेबल भी नहीं होना चाहिए। फिर 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन अ नर्स बिल्ड ट्रस्ट विद अ पेशेंट, नर्स मरीज का विश्वास कैसे जीत सकती है? चिल्लाकर, या फिर यानी बाई शाउटिंग, या बाई नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई प्रतिक्रिया न देकर, या फिर बाई बीइंग ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंसी, ईमानदार और नियमित रहकर? तो बिल्कुल ईमानदार और नियमित रहकर यानी बाई बीइंग ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी से जो है एक नर्स एक पेशेंट का विश्वास जीत सकती है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 77 विच इज़ अ करेक्ट एटीट्यूड इन नर्सिंग केयर, नर्सिंग देखभाल में सही दृष्टिकोण कौन सा है? केयरलेस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रेस्पेक्टफुल एंड कॉम्पिसनेट, है ना, यानी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, या फिर एरोगेंट होना चाहिए, घमंडी, या फिर लेजी होना चाहिए? तो सम्मानपूर्वक और सहानुभूति यानी कि बी ऑप्शन, रेस्पेक्ट एंड कॉम्पिसनेट। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ नर्स, यानी निम्न में नर्स की भूमिका क्या है? रोगों का निदान करना यानी डायग्नोसिस डिजीज, या फिर मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ? तो बिल्कुल पेशेंट के हेल्थ को मॉनिटरिंग करना, दवा लिखना और शल्य चिकित्सा करना नर्स का एक काम नहीं होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? तो असाइनमेंट पहला चरण होता है, मूल्यांकन करना। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी अ नर्स, रात में जो ड्यूटी होती है उसके दौरान नर्स को क्या करना चाहिए? स्लीपिंग करना चाहिए यानी सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वॉच टीवी यानी टीवी देखना चाहिए? ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद मॉनिटर पेशेंट रेगुलरली यानी मरीजों की नियमित निगरानी, ये बिल्कुल सही है। सो ये इतने इजी क्वेश्चंस रहते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाता है। उसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज एन इमरजेंसी साइन, यानी कौन आपात संकेत है? तो स्टेबल पल्स, या फिर सेवर ब्लीडिंग, या फिर मिल्ड कफ, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर? तो कौन आपात संकेत है? स्थिर नाड़ी, या फिर अधिक रक्तस्राव, या फिर हल्की खांसी, या फिर सामान्य तापमान? देखिए अधिक रक्तस्राव जब होगा तो सर्व ब्लीडिंग होगा, तो ये आपात संकेत है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा कंसेंट फ्रॉम पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, यानी मरीज़ की अनुमति की आवश्यकता होती है भोजन देने के लिए,
प्रमुख प्रतिक्रियाओं के लिए या रिश्तेदार से बात करने के लिए या बिस्तर साफ करने के लिए, यानी सर्विंग फूड के लिए या मेजर प्रोडक्ट्स के लिए या फिर टॉकिंग रिलेटिव के लिए या फिर क्लीनिंग बेड के लिए। तो मेजर प्रोसीड्यूर के लिए यानी प्रमुख प्रतिक्रिया के लिए। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, अ नर्स शुड कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज दैट इज। तो नर्स को किस भाषा में संवाद करना चाहिए, बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। एब्यूजिव यानी कि अपमानजनक, या फिर कंफ्यूजिंग में नहीं, या फिर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल यानी स्पष्ट और समझने योग्य। तो बिल्कुल यही करेक्ट होगा। तो चलो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फास्ट बढ़ जाते हैं, काफ़ी टाइम नहीं लगाते हैं। तो 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा, ए पेशेंट हु कैन नॉट स्पीक इज कॉल्ड। जो मरीज़ बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? बहरा, मूक, अंधा, पक्षाघातग्रस्त यानी डीफ, म्यूट, ब्लाइंड या फिर पैरालाइज्ड। तो जो बोल नहीं सकता उसको हम क्या बोलेंगे? तो वैसे हिंदी में तो मूक बोल सकते हैं, है ना, बट इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे म्यूट, यानी कि जब फ़ोन को म्यूट करते हैं ना तो शांत रहता है, वैसे जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसको म्यूट बोलेंगे। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेशनल अपीयरेंस ऑफ अ नर्स इंक्लूड्स। नर्स की पेशेवर छवि शामिल है अनकेम्प्ड हेयर, क्लीन यूनिफॉर्म एंड आईडी कार्ड, या फिर लाउड मेकअप, या फिर स्लीपर्स। तो नर्स की पेशेवर छवि में क्या शामिल है? बिखरे बाल, या फिर साफ वर्दी और पहचान पत्र, या फिर तेज मेकअप, या फिर चप्पल। तो यहाँ पर उसका पहचान है वर्दी और पहचान पत्र हिंदी में है, यानी कि आईडी कार्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन, पल्स इज मेजर्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी कॉमनली। यानी कि नाड़ी समानता शरीर के किस भाग में ली जाती है? गर्दन से, कि चेस्ट से, या फिर क्लाई यानी रिस्ट से, या फिर लेग यानी कि टांग से। तो कहाँ से ली जाती है पल्स, है ना? नहीं, हाँ, पल्स मेज़र कहाँ से की जाती है ये क्वेश्चन कह रहा है। तो रिस्ट से ली जाती है, यानी कलाई से ली जाती है, रिस्ट से। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन का कौन पार्ट नहीं है? तो बीपीटी याद कर लो, बीपीटी याद कर लो। तो हाइट नहीं है, बीपीटी से याद कर सकते हैं हम कि कौन कौन इसमें आता है। तो हाइट नहीं आता है, यानी ऊंचाई। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, अ नर्स शुड राइट रिकॉर्ड्स दैट आर। यानी नर्स को कैसा रिकॉर्ड लिखने चाहिए? वैग्यू यानी अस्पष्ट, या फिर इनकम्प्लीट, या फिर अधूरे, या इनकम्प्लीट, क्लियर एंड एक्यूरेट, या स्पष्ट और सटीक, या डिलेड, देर से। तो क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेड सोर्स आर कॉज ड्यू टू। बेड सोर किस कारण होते हैं? तो 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बेड सोर किसके कारण होते हैं? तो एलर्जीज के कारण, या फिर प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन स्किन, त्वचा पर लंबे समय तक दबाव के कारण, या फिर संक्रमण इन्फेक्शन के, या कोल्ड वेदर के कारण। तो त्वचा पर लंबे समय तक दबाव के कारण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पेशेंट शुड बी गिवन फर्स्ट एड फर्स्ट। प्रथम जो है प्राथमिक उपचार किस मरीज को देना चाहिए? रक्तस्राव यानी विद ब्लीडिंग, विद हेडेक सर दर्द वाला, या फिर विद मिल्ड फीवर यानी हल्के बुखार वाला, या फिर विद कफ यानी कि खांसी के साथ। तो विद ब्लीडिंग, रक्तस्राव वाला, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यानी 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच वन शोज प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ अ नर्स। यानी कि एक नर्स पेशेवर व्यवहार दर्शाता है, कर्तव्य को अनदेखी करके यानी इग्नोरिंग ड्यूटी, कमिंग लेट, देर से आना, या फिर बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड रेस्पॉन्सिबल, सम्मानपूर्ण और जिम्मेदार होना। तो बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट इन प्रिवेंट्स। यानी कि चिकित्सीय अपशिष्ट का सही निष्कासन किसकी रोकथाम करता है? डस्ट का, इन्फेक्शन का, स्मेल का, या स्टेन का। तो इन्फेक्शन का करता है, इन्फेक्शन का
रोकथाम करता है ना, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इन्फेक्शन। दैट्स वाई अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जल्दी ही हम इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का 93 नंबर क्वेश्चन करा, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज, संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नियमित रूप से हाथ धोना है ना, मेकअप वेकअप करना नहीं। तो 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अ नर्स शुड रिपोर्ट इंक्लूड्स टू, नर्स को घटनाओं की सूचना किसे देनी चाहिए? तो सुपरवाइज़र को देनी चाहिए। तो बिल्कुल सुपरवाइज़र यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा, इफ़ अ नर्स इज़ अनश्योर अबाउट अ मेडिकेशन डोज शी शुड, यानी कि यदि नर्स को दवा की खुराक को लेकर संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? गेस द गिव, अनुमान लगा कर देना चाहिए, या फिर आस्क डॉक्टर और सुपरवाइज़र। तो बिल्कुल पूछ के देना चाहिए है ना, डाउटफुल में नहीं देना चाहिए, नहीं तो मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है। तो 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म बेड रिटन रिफर्स टू, यानी बेड रिटन शब्द का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति चल रहा है, यानी कि अ पर्सन हु इज़ वॉकिंग, अ पर्सन हु इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, यानी कि जो अस्पताल में है उसको बोलेंगे। या फिर सी ऑप्शन कह रहा है, अ पर्सन कॉन्फिडेंट टू बेड, जो बिस्तर पर सीमित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जो अस्पताल में आए उसको नहीं कहेंगे, इन सबको नहीं कहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए हमारे इंग्लिश के MCQ। तो 97 हमारा इंग्लिश का MCQ है। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, शी रन फास्ट। तो रन्स क्या है, दौड़ना क्या है? वर्ब है हमारा, ठीक है। उसके बाद 98 कह रहा है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, ही डैश डैश अ बुक नाउ। तो नाउ से पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो यहाँ इज एम आर लगेगा, तो ही के साथ ऑलवेज इज लगता है। ही इज रीडिंग है ना, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। क्या करें, 99 नंबर करा, विच स्टेटमेंट इज़ इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है? तो पैसिव वॉइस में पहले हम सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में होता है, ऑलवेज है ना, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में होता है। तो यानी कि हम इसको, ये स्टार्ट ही ऑब्जेक्ट से होता है ना, ये स्टार्ट ही ऑब्जेक्ट से होता है। तो शी जो है सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, तो ये नहीं हो सकता। अ लेटर वाला हो सकता है, शी वॉज, ये सब नहीं हो सकता। तो ये सब आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पर बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एन क्या है? एन लगता है हमेशा वोवेल के आगे है ना, तो यहाँ एच जो है कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पे ऑनेस्ट आता है, तो ओ आता है, तो इसके लिए यहाँ पर एन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज़ फॉन्ड डैश डैश म्यूजिक, इज़ फॉन्ड फॉर म्यूजिक, इन म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक, या फिर टू म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 102 नंबर का, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हमको चूज़ करना है। देन ऑप्शंस कह रहा है, लिव्ड, हैज़ लिव्ड, यानी शी डैश डैश लिव फॉर 5 ईयर्स, मतलब कि वो 5 साल से यहाँ पर रहते हैं, तो शी के साथ हैज़ लिव्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का साइनोनिम क्या होगा? ब्रेव का मतलब बहादुर, बहादुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? कोल्ड होगा, वीक होगा, स्कैर्ड होगा, बोल्ड होगा। तो कौन सा हो? बोल्ड होगा, बोल्ड होगा सिनोनिम ब्रेव का, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही शेड डैश डैश आई एम टायर्ड। तो सॉरी, सी सैड, तो सैड टू नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ सी सैड हो जाएगा। दैट इसके बाद लगा देंगे हम, उसके बाद लगा देंगे, इसके बाद शी वॉज टायर्ड है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, बिना सॉल्व किए नहीं समझ में आने वाला। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन करा, चूज़ द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन को चूज़ करना, ही फेल्ड डैश डैश हिज वर्क हार्ड, वो फेल हो गया
उसने वो फेल हो गया क्योंकि वो उसने वर्क हार्ड किया था, फिर भी वो फेल हो गया। यहाँ पर ऑल्दो लगेगा, वो उसने मतलब कि वो फेल हो गया, उसने वर्क हार्ड वर्क किया था फिर भी वो फेल हो गया। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन करा, पिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इनमें में से कौन सा होगा, तो व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो व्हाट इज़ योर नेम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसको कौन नहीं बता सकता, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। फिर 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ़ शी डैश डैश हार्ड शी विल सक्सेस। अगर वो क्या करेगी, हार्ड वर्क करेगी तो वो सक्सेस हो जाएगी, है ना। तो बी ऑप्शन, सी वर्क्स, यानी यहाँ पर विल दिया रखा है तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे, है ना। उसके बाद 108 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो फिर ही होगा, इज होगा, इंटेलिजेंट होगा या फिर बॉय होगा। तो इंटेलिजेंट क्या हो रहा है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। लड़का क्या है, लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है, तो ये लड़के की विशेषता है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, तो यहाँ पर है चिल्ड्रन। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सी डोंट लाइक कॉफ़ी, सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, या फिर शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। तो सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी ये है प्रेजेंट सिंपल का, और इसको कोई कौन नहीं बना सकता, बहुत इजी है। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल मॉडल। मॉडल भरना है, यू नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा, चूज द करेक्ट साइनोनिम फॉर बिगिन। बिगिन का साइनोनिम क्या होगा, बिगिन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, है ना, शुरू करना, तो स्टार्ट ही होगा बिगिन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन दे आर प्लेइंग आउटसाइड। वे क्या करते हैं, बाहर की तरफ खेलते हैं, तो यहाँ पर हमको प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन दे हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का वीक हो जाएगा। उसके बाद 115 कह रहा, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, ही डोंट लाइक टी। ही डोंट नहीं होगा, ही डज नॉट होगा, तो डू यहाँ पर गलत है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें एरर क्या है। तो बहुत इजी है इंग्लिश का, और इंग्लिश अच्छे से आता भी है, इजी भी आता है। उसके बाद 116 कह रहा, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, यू आर अ नर्स, यू आर अ नर्स क्वेश्चन टैग वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इट्स इट, या फिर आर नॉट इट, या फिर आर यू, या फिर इट्स इट। तो 116 नंबर क्वेश्चन में भरा जाएगा बी ऑप्शन, आर नॉट यू, आर नॉट यू, बी ऑप्शन। देन अब हम बढ़ गए हमारे 117 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सक्सेसफुल का हमको एक मतलब स्पेलिंग करेक्ट चूज़ करना, तो वैसे आप लोग इसको पढ़ लेना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 118 करा, पिक द करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे सर्व टी एट 5 PM। तो इसका हमको करना है पैसिव वॉइस, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम जो अदर दे रखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, टी सर्व्ड एट 5 PM। उसके बाद हम लास्ट के क्वेश्चन पे पहुँचे 119 और 120 नंबर का। तो 119 कह रहा है, विच सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या होता है, विल, शैल, विल बी, गो भी ऐसे होता है, तो विल गो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद पिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी शैट डैश डैश द चेयर। तो वो चेयर पे मतलब कि बैठ गई, तो यहाँ पर सी लग जाएगा, सी शैट ऑन द चेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।